हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आज आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में। आज से हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगा वो लाइट के दर्पण से होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे एक ना एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो हम लोग दर्पण को एक एक करके देखेंगे, हर दर्पण के प्रतिबिंब को समझेंगे और हर दर्पण की प्रकृति भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो दर्पण को समझ लें कि दर्पण क्या होता है। दर्पण से पहले हमने परावर्तन के नियम के बारे में जिक्र किया था, तो हमने एक पॉइंट वहां पर मिस कर दिया था कि याद रखिएगा कि जब परावर्तन होता है, मान लीजिए ये कोई सतह है और इस पर कोई किरण जो है वो आपतित होती है, तो हमने कहा था जितने कोण से आपतित हो गई उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है, यह भी कहा था ना। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई परावर्तक सतह पर है तो कोई अगर आपतित किरण 90 डिग्री पर आपतित हो रही है तो परावर्तित भी उतने ही किरण पर होगी, मतलब उतने ही डिग्री पर होगी। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पर होगा और अभिलंब भी उसी लाइन पर होगा। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं तो फिर पिछले वीडियो को देखिए, आपको परावर्तन का नियम समझ में आ जाएगा। आज हम लोगों को बात करना है दर्पण के बारे में। आज जो हमारा मेन केस है वो है दर्पण। तो दर्पण क्या है? दर्पण एक वस्तु है, एक कांच है। क्या है? एक कांच है। कांच क्या है? तो वह वस्तु जिसका एक सतह जो है, वह वस्तु किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, कांच का बना होता है। कांच का बना होता है और यह लेड ऑक्साइड होता है। कांच का बना हुआ वस्तु जिसका एक सतह क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो। मतलब एक सतह जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कांच है, एक कांच का एक सतह जो है वह अपारदर्शी हो और एक तरफ से जो है वो परावर्तक पृष्ठ हो उसका, ठीक है। मतलब एक तरफ से वो प्रकाश का परावर्तन कर सके लेकिन दूसरे तरफ उसको निकल नहीं सके। लेकिन कांच को हम जानते हैं कि कांच क्या है, वैसा वस्तु है जिससे प्रकाश किरण जो है वह सीधे सीधे बाहर जा सकता है। मतलब क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट। इसके बारे में भी हमने जिक्र कर लिया है। तो आगे बात करते हैं कि वह वस्तु जो कांच की बनी होती है, जिसका सतह जो है परावर्तक सतह होता है और उस पर आने वाली जो आपतित किरण होती है, क्या कहा, उस पर जो आने वाली आपतित किरण होती है और जाने वाला परावर्तित किरण होता है, तो कहा जाता है कि वैसी वस्तु जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वह चिकना हो और उसके अंदर जब कोई किरण परावर्तित होती है तो वह परावर्तित किरण जो है आपतित किरण की एक प्रतिकृति होनी चाहिए, मतलब रेप्लिका होना चाहिए। जैसा किरण परावर्तित हो रहा है, मतलब जो किरण आपतित किरण है और जो प्रकृति आपतित किरण की प्रकृति है वही प्रकृति परावर्तित किरण की प्रकृति होनी चाहिए। मतलब इसका ये कॉपी होना चाहिए। क्लियर है? तो कॉपी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या था, और सिंपली अगर आप दर्पण को समझाना चाहते हैं, दर्पण में कह सकते हैं दर्पण वैसा वस्तु है जो कांच की बनी होती है और जिसके एक सतह जो है रजतित होती है। और किससे रजतित होती है? तो पारा से, चांदी से, तो एल्यूमिनियम से। आजकल जो मॉडर्न चल रहा है वो एल्यूमिनियम का रजतित कर देते हैं, जो कि क्या करता है, वो सब परावर्तन अच्छा से करता है ना। तो परावर्तक पृष्ठ लगा रहता है। तो यहां पर जो है उसी को हम लोग क्या करते हैं, जो प्रतिबिंब बनाता है, जो प्रतिबिंब देता है, उसी को दर्पण कह देते हैं। तो यहां पर बात आती है दर्पण के प्रकार पर। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, दर्पण जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। सॉरी, 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। वैसे 3 कहता है लेकिन नॉर्मली हम बता रहे हैं कि आपको समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अब समतल दर्पण को प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। और स्फेरिकल मिरर जो है वही आपका 2 प्रकार का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों को बात करना है समतल दर्पण के बारे में, कि समतल दर्पण क्या होता है। इसमें जब हम कोई प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में हमें जिक्र करना है, ठीक है। तो बात करते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह जो है वो समतल हो, सिंपल। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, समतल पृष्ठ हो, वैसे दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग, समतल दर्पण कहते हैं। अब प्लेन मिरर जो होता है, याद रखिएगा, जो समतल सतह होता है, क्या है, दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए,
समतल, मतलब एक समान उसका तल होना चाहिए, ना कहीं उभड़ा हुआ ना कहीं धसा हुआ, सीधा एक सीधा तल होना चाहिए उसका, इसी को कहा जाता है समतल। तो यहां पर क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे समतल दर्पण। तो याद रखना है कि शीशे की एक ओर जो है वो धातु की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है, धातु। कांच लिया हमने, कांच के एक पृष्ठ पर जो है वो धातु चढ़ा रहता है, वही धातु जो है वह परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करने लगता है। क्या कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करने लगता है, और उसकी सुरक्षा के लिए जो है वह लाल लेड ऑक्साइड चढ़ाया जाता है। अब वो जो लेप चढ़ाया जाता है, जो परावर्तक की तरह काम करेगा, जो रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा, वो किसका होता है, तो याद रखिएगा वो चांदी का या हो सकता है, या पारा का हो सकता है, या आजकल आधुनिक तौर पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम भी जो है वो अच्छा परावर्तक सतह के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब इसका रिफ्लेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, बढ़िया रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए आजकल आधुनिक जो दर्पण होता है, जो हमारे घर में है या बाहर में है, वो आपका लगभग जो है वो एल्यूमिनियम का कोटिंग होता है उसके पीछे में। और उसकी सुरक्षा के लिए आप लोग देखिएगा कि रेड ऑक्साइड, लाल लेड ऑक्साइड जो होता है, रेड लेड ऑक्साइड जो होता है, उसका लेप चढ़ा दिया जाता है, ताकि इसका क्षय ना हो। किसका क्षय ना हो, चांदी पारा या एल्यूमिनियम की जो परत चढ़ी हुई है उसका क्षय ना हो, इसके लिए क्या करता है, उसके ऊपर लाल लेड ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। अब हमें समझना है परावर्तन के बाद कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब या फिर रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर या फिर इमेज इन प्लेन मिरर, जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन को ही इमेज कहते हैं। क्या कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर में क्या होता है, हमारा ही रिफ्लेक्शन, हमारा ही क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण जो है दर्पण का इस्तेमाल हम लोग घर में करते हैं अपने प्रतिलिपि को देखने के लिए, अपने प्रतिकृति रेप्लिका को देखने के लिए, क्योंकि जो हमारे शरीर पर प्रकाश किरण टकरा के जो जाएगी उस दर्पण के ऊपर, वही क्या होगा, वही वहां से वापस लौटेगी, परावर्तित होकर लौटेगी, जो हमारे रेटिना पर पड़ेगी और हमें देखने की अनुभूति उत्पन्न होगी, मतलब रेप्लिका बनता है। आपका क्या बन रहा है, रेप्लिका बन रहा है। तो रेप्लिका कैसा होगा और कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा समझना है। तो यहां पर कहते हैं हम लोग कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक है, कि समतल दर्पण जो होता है, रोज घर में हम लोग समतल दर्पण देखते हैं, तो रिफ्लेक्शन इन मिरर या इमेज इन प्लेन मिरर हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कोई मिरर है, ये हम मान लेते हैं एक आईना है, ठीक है। इस आईने में इसके सामने में एक वस्तु रखी हुई है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से मिरर से मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस d है। कितनी डिस्टेंस है, d है। और वस्तु की ऊंचाई जो है, वस्तु की ऊंचाई जो है h है, कैपिटल H मान लेते हैं, और वस्तु जो है वो a b है, और इधर प्रतिबिंब है a डैश और b डैश, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझना है, क्या समझना है, तो समझना यह है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो जो एक मिरर है, मिरर के सामने जब हम एक वस्तु को रखते हैं, तो इस वस्तु से एक किरण, याद रखिएगा एक पॉइंट और याद रखना है आपको, दर्पण के केस में जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं, तो अगर मान लीजिए मेरा प्रतिबिंब आपके सामने बन रहा है, तो मेरे बॉडी के हर एक पार्ट पर प्रकाश किरण पड़ रही है, जिसके कारण जो रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना पर जा रहा है और उसका प्रतिबिंब आपको दिख रहा है। जिस पर प्रकाश किरण नहीं पड़ेगी वो चीजें आपको नहीं दिखेंगी, है ना। जैसे इस शर्ट के अंदर क्या है वो चीज आपको नहीं दिखेगा, लेकिन शर्ट पे प्रकाश किरण पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको शर्ट ये दिख रहा है ना। तो यहां पर जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मिरर, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें हम लोग एक से अधिक किरण आरेख को गुजार के देखते हैं। कितने, एक से अधिक किरण आरेख को गुजार के देखते हैं, वह कहां से गुजरेगी, जिससे कि प्रतिबिंब की सही सही दिशा और प्रकृति हम पता कर सकते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम जो है वो 2 किरण आरेख गुजारते हैं। कितने किरण आरेख, 2 किरण आरेख गुजारते हैं, ठीक है। तो एक किरण आरेख जो हम आपतित कर रहे हैं, वो आपतित कर दे रहे हैं इसके यहां पर, जहां पर कि मिरर है, मिरर के नीचेले पॉइंट पर, और एक किरण आरेख को जो है वस्तु की ऊंचाई के बराबर से हम लोग 90 डिग्री पर आपतित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जितने डिग्री पर आपतित होगा उतने ही डिग्री से परावर्तित भी होगा। चलिए ठीक है, परावर्तित हो गया, I बराबर R हो गया, दर्पण के हमने रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा है। अब यहां पर बात करते हैं कि जब इस कोण पर आपतित होगी, यह परावर्तित होकर इधर जाएगी, तो बाद में इसी का एक्सटेंशन क्या हो जाता है, यहां पर आ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब 90 डिग्री पर आपतित होगी, जब 90 डिग्री पर आपतित होगी, तो
जब आपतित 90 डिग्री पर होगी तो परावर्तित भी 90 डिग्री पर होगी, क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो यहां पर जितने डिग्री पर आपतित हुई उतने ही डिग्री पर परावर्तित हो गई। तो इसका एक्सटेंशन कहां चला जाएगा, इसके पीछे चला जाएगा। तो यहां पर देखिए, जहां पर ये वाला रिफ्लेक्टिव एंगल, ये जो परावर्तित किरण जहां पर और इसका जो परावर्तित किरण जहां पर टकराएगा वहीं पर क्या बना आपका, इसको कहते हैं इमेज या रिफ्लेक्शन। इसी को इमेज कहते हैं या फिर इसी को क्या कहते हैं, आपका रिफ्लेक्शन है, आपकी प्रतिकृति है या फिर आपका एक इमेज। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं जो इमेज है यहां पर दर्पण के पीछे बन गया। तो इसी के आधार पर हम दर्पण की कुछ प्रकृति को निर्धारित कर सकते हैं। दर्पण की कैसी प्रकृति हुई इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो जैसे ही देखिए, नेचर ऑफ इमेज हमने मेंशन कर रखा है कि इमेज का जो रिफ्लेक्शन जो है उसका नेचर क्या होगा, तो क्या होगी, आभासी होगी। याद रखिएगा, जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो वो कैसा होगा, आभासी प्रकृति का होगा। और क्या होगा, आभासी के साथ साथ यह सीधा भी होगा। सीधा तो नहीं कहिए, चलिए सीधा नहीं कहते हैं हम लोग, सीधा नहीं कहेंगे। आभासी होगा तो उल्टा होना है, लेकिन सीधा नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहां पर वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा मतलब h बराबर होगा इसके h के या h डैश के, मतलब वस्तु के बराबर आकार होगा, मतलब h बराबर होगा h डैश के, मतलब वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, दोनों बराबर होगी। और क्या होगा कि वस्तु जितने डिस्टेंस इधर है इस मिरर से उतने ही डिस्टेंस पीछे में इमेज बनेगा। मतलब डी डी डैश जो है वो दोनों क्या होगा, डी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है मिरर से, डी इमेज का डिस्टेंस कितना है, डी डैश, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और यहां पर क्या लिखा हमने, पार्श्विक विपर्यय, पार्शियल इन्वर्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्शियल इन्वर्टेड। अब यह इसीलिए हमने यहां पर सीधा को काट दिया क्योंकि ये क्या है, पार्शियल इन्वर्टेड होगा। पार्शियल इन्वर्टेड एक होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर यहां पे प्रतिबिंब का सर है, मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट का सर है और सर यहां पर आ गया प्रतिबिंब में, तो क्या हो जाएगा ये कि ये कंप्लीट इन्वर्टेड हो जाएगा। मतलब सर नीचे, पांव ऊपर। आप ऐसा तो नहीं देखते हैं आईना में कि आप जब आईना देख रहे होते हैं तो सर नीचे चला जाता है, पांव ऊपर चला आता है, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है, दायां का बायां, बायां का दायां हो जाता है। इसी को कहते हैं पार्श्विक विपर्यय, मतलब पार्शियल इन्वर्टेड कहते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 केस याद रखिएगा। कैसा होता है इमेज, आभासी बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, पार्शियल इन्वर्टेड होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है मिरर से वो इक्वल होता है और ऑब्जेक्ट का हाइट जो है दोनों बराबर होता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो प्लेन मिरर के अंतर्गत आती है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा, मान लीजिए हमारे सामने में कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है और हम उस प्लेन मिरर के सापेक्ष में जो है भी चाल से चल रहे हैं। कितनी चाल से, भी चाल से चल रहे हैं। तो प्लेन जो मिरर है, मिरर के अंदर जो हमारा इमेज का स्पीड होगा वो लगभग 2v के बराबर होगी। यही चीज हमने यहां पर मेंशन किया। वस्तु का जो पूरा प्रतिबिंब होगा, चलिए यहां पर बात करते हैं, वस्तु की चाल जो है वो भी अगर होती है तो प्रतिबिंब की चाल जो है वो कितनी होगी, 2v। मतलब क्या है, अगर हमारे सामने कोई प्रतिबिंब लगा हुआ है और उसके सामने हम दौड़ रहे हैं, दौड़ के हम क्या किए, उस प्रतिबिंब के सामने जा रहे हैं, उस प्रतिबिंब के उस मिरर के नजदीक जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी चाल जो है, हमारी चाल अगर मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो मिरर में जो हमारी चाल दिखेगी वो क्या दिखेगी, 20 मीटर प्रति सेकंड दिखेगी। ठीक है, इसी को याद रखिएगा कि वस्तु की चाल अगर भी होगी तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, 2v होगी। जब वस्तु की चाल दर्पण के सापेक्ष भी होगी तो प्रतिबिंब की चाल 2v होगी, याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि वस्तु का अगर पूरा प्रतिबिंब देखना, अगर वस्तु का कंप्लीट इमेज देखना, कंप्लीट रिफ्लेक्शन देखना है, इसके लिए दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए वो वस्तु की हाइट का आधा होना चाहिए। याद रखना है, क्या कहा, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई जो है वो वस्तु की ऊंचाई का एकदम आधा होना चाहिए। ठीक है, वह दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अगला पॉइंट है, मान लीजिए अगर एक दर्पण ऐसे है, एक दर्पण हॉरिजॉन्टल रखा है और एक दर्पण उसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब जब दो दर्पण 90 डिग्री के कोण पर अवस्थित हो, इसके बीच में रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो याद रखना है 3 प्रतिबिंब बनेंगे। 90 डिग्री पर रखे कोई समतल दर्पण के बीच अगर किसी वस्तु को रखी जाए उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई दर्पण जो है वो क्या है, समानांतर है, पैरेलल है, 2 दर्पण
जो समानांतर है इसके बीच में अगर हम इस मार्कर को रख देते हैं, इस मार्कर की कितनी प्रतिबिंब बनेगी? तो याद रखिएगा अनंत प्रतिबिंब होगा। कितनी प्रतिबिंब होगी? तो अनंत प्रतिबिंब होगा, मतलब बहुत सारा प्रतिबिंब इसका जो है वो बन जाएगा। अगर हम बात करें समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो समतल दर्पण का उपयोग हम देखने के लिए करते हैं, किसी वस्तु को देखने, मतलब हम अपने आप को देखने के लिए, घर में जनरली यूज में लाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा परिदर्शी में यूज होता है। परिदर्शी का मतलब होता है जो कि देखते हैं पनडुब्बी, क्या देखते हैं हम लोग? पनडुब्बी, जिसको कि सबमरीन, ठीक है। सबमरीन जो होता है इसके अंदर सतह के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको परिदर्शी कहते हैं। और परिदर्शी में जो दर्पण का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। सोलर कुकर में परावर्तक पृष्ठ के रूप में जो है वो किसका इस्तेमाल होता है? तो याद रखना है समतल दर्पण का उपयोग होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके ही फायदे के लिए है। और इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं। हाँ, कभी कभी कहता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। भैया कोशिश नहीं करेगा तो हार होगी कैसे? तो कोशिश करने वालों की हार तो होती है, लेकिन लगातार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो लगातार कोशिश करते रहिए, जब तक है जान तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। और लगे रहना है तब तक देखिए इस वीडियो को अच्छे से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।